सरकार के वादे और इरादों के 2014 और अगर उसमें 8 साल मिला दिया जाए तो 2022। पीएम मोदी के 8 साल, नोटबंदी से लॉकडाउन तक के बड़े फैसले, कितने मारक कितने चूक, सबसे बड़ी बात है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत जो बड़ी जानकारी है वो आपको देने वाला हूँ। लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना होगा, बैठना होगा और समझना होगा कि सरकार ने इन 8 सालों में क्या कुछ किया है। तो बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला। पहली बार कांग्रेस को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा, उनके केवल 44 सांसद चुने गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री जितना स्थायित्व और काम करने की आज़ादी मिली है वह बहुत ही कम प्रधानमंत्री को मिली है। इस लेख में हम इन 8 वर्षों में मोदी सरकार के किए गए बड़े निर्णयों की समीक्षा करेंगे, ऐसा लिखा है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया सत्ता में आने के बाद अपने पहले वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़ी योजनाओं के बारे में मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत की शुरुआत की। और पहली योजनाओं का मकसद उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना और दूसरी का स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। 2 चीज़ें। फिर हम आगे चलते हैं लिए आपको अगली जानकारी में। और मेक इन इंडिया का मकसद लाल फीताशाही को ख़त्म करना, विदेशी उद्योगों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और देश की जनशक्ति को रोजगार प्रदान करने की अनुमति देने का था। सरकार ने आगे बढ़ते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार भी खोल दिए। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के अपने अभियान में महिलाओं के लिए साफ सफाई शौचालय को अहम मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था, एक प्रधानमंत्री को शौचालय के बारे में बात करते देख दुनिया हैरान रह जाएगी। 2014 में गांधी जयंती के दिन मोदी ने भारत स्वच्छ अभियान की शुरुआत की और प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक कई लोगों ने झाड़ू भी उठाई। हालांकि इसके बाद जिस तरह से राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें आने लगीं उसकी आलोचना भी की गई, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पहल से एक बहुत बुनियादी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया गया। नोटबंदी चलते हैं लेकर आपको नोटबंदी की तरफ। तो नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 की रात नरेंद्र मोदी ने देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद कर दिया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह कदम देश में भारी मात्रा में काले धन हवाला लेन देन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। वीडियो के बीच में एक बार फिर बता दूं आपको कि क्या आप हमारे साथ बने रहें और ये जो जानकारी है बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि समय बहुत मुश्किल से मिला है और आपको ये बताना बेहद मेरे लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार ने 8 साल में हमारे लिए क्या कुछ किया है, कौन कौन से फ़ायदे हैं और उसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, इसी पर हम बात करना चाहते हैं। अगले कुछ महीनों में देश भर के बैंकों और डाकघरों के बाहर भारी कतारें देखी गई। लोग घंटों नोट बदलने के लिए खड़े रहे, ये सब ने देखा। मगर नोटबंदी के बाद बाज़ार में आए 2000 रुपये के नोटों से लेन देन आसान नहीं हुआ और इससे काले धन पर कितना नियंत्रण हुआ इसका कोई निश्चित जवाब आज भी देना संभव नहीं है। ये लिखा है बीबीसी ने। और बता दें आपको कि आर्थिक विश्लेषक विवेक कौल ने कहा कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी की ऐतिहासिक विफलता है, मगर इसकी संभावना कम है कि मोदी सरकार और अपनी गलती को स्वीकार करेगी, इसलिए वो उसे पॉजिटिव स्पिन देना जारी रखेंगे। और आपको पता तो चले कि मगर एक सच्चाई है कि नोटबंदी ने भारत में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन दिया। सब्जी विक्रेताओं में, रिक्शा चालकों से लेकर मॉल में खरीदारी तक यूपीआई भुगतान होने लगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में लेन देन में तेजी आई और इस फैसले को डिजिटल भुगतान क्रांति के रूप में देखा गया। मगर
क्या यह निर्णय अधिक समझदारी और तैयारी के साथ नहीं लिया जा सकता था? यह सवाल आज भी पूछा जाता है। 2000 रुपये के नोट के कम दिखने की आखिर वजह क्या है, ये भी बताएंगे आपको। और सरकार की नोटबंदी से क्या फ़ायदा क्या नुकसान, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मोदी सरकार ने साथ ही देश में टैक्स सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए, सही तरीके से लाने के लिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की। इसका उद्देश्य विभिन्न किस्म के करों के बदले एक बार फिर बताते कि मोदी सरकार ने साथ ही देश में टैक्स सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की। इसका उद्देश्य विभिन्न किस्म के करों के बदले एक ही कर लागू करना था, मगर इसे लेकर राज्यों और केंद्र के बीच काफ़ी तनाव रहा और राहुल गांधी ने तुरंत इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर खारिज कर दिया। अंत में जीएसटी में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग स्लैब्स बना दिए गए। लेकिन आज भी महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों का दावा है कि जिन्हें अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का फल नहीं मिलता है। केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी के बकाए जिसे भुगतान नहीं करती है और उसे राज्य को किसी वित्तीय नुकसान होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जीएसटी को एक देश एक कर के नारे के साथ पेश किया गया था, मगर इसमें कोई स्लैब होने और मौजूदा वेट के जारी रहने से जीएसटी की मूल घोषणा पर सवाल खड़े कर दिए गए। विवेक कौल कहते हैं कि अगर जीएसटी काउंसिल की हर महीने दरों में बदला और बैठक होती तो कारोबारी समुदाय को यह संदेश जाता कि नेताओं की पैरवी कर जीएसटी दरों को अपने हिसाब से बदला जा सकता। भारत को जीएसटी ढांचे में संशोधन की ज़रूरत है ताकि उसमें लगातार बदलाव करने में की ज़रूरत न रहे। 8 सालों के दौरान क्या कुछ हुआ, इसी की जानकारी, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ। इसके बाद ट्रिपल तलाक बन गया अपराध। मुसलमान व्यक्तियों के तलाक और तलाक कहकर अपनी पत्नी को छोड़ देने की प्रथा को अदालत ने अवैध करार दिया, मगर मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस कानून का बनना देश के लिए ऐतिहासिक घटना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं की एक पिछड़ी परंपरा से मुक्ति हुई है। और आगे बताते चले आपको, तृणमूल कांग्रेस जैसी विपक्षी दलों ने तर्क किया कि अदालत के फैसले के बाद इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहीं AIMIM ने आरोप लगाया कि इससे मुस्लिम महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता फ्लाविया एग्नेस ने ट्रिपल तलाक अभियान की समीक्षा में कहा कि अध्यादेश केवल मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को ख़राब कर देगा, क्योंकि अगर कोई भी पति जेल जाता है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पैसे और अन्य साधन प्रदान कैसे करें। उसके बाद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए भाजपा की आलोचना की गई, लेकिन साथ ही इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। मोदी ने वह किया जो कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण नहीं कर सकी। इस तरह के सवाल जवाब चल रहे थे उस वक्त। वहीं आगे बताते हैं आपको कि अनुच्छेद 370 और CAA NRC, जैसा मैंने आपको कहा कि 8 साल के अंतराल में क्या कुछ हुआ, उसी पर हम बात कर रहे हैं आज आपके सामने में। उसके बाद कश्मीर को स्वतंत्र दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करना लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में था और 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा की और बाद में जम्मू और कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। हालांकि कहा जाने लगा कि केंद्र के इस फैसले से स्थानीय लोगों में कट्टरता का खतरा बढ़ा, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में शांति लाने में सफल रही।
वहीं मोदी सरकार की ओर से लाया गया नागरिकता संशोधन विधेयक पूर्वोत्तर भारत में गंभीर असर पड़ा। असम में हिंसा भड़क उठी और इस कानून में 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के ऐसे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जो धार्मिक उत्पीड़न या भय के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, मगर इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किए जाने के कारण इसे भेदभावपूर्ण कानून कहकर इसकी आलोचना की गई। CAA 2 साल का हुआ कानून, मगर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता का क्या हुआ, ये भी हम चर्चा करेंगे। CAA के साथ और एक मुद्दा NRC था, नागरिक सूची, भारत के कानूनी नागरिकों की सूची। यह केवल असम में लागू था, लेकिन अमित शाह ने कहा कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़ें। हालांकि असम चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाने का आरोप लगाकर मोदी सरकार की व्यापक रूप से आलोचना की गई। आगे बताते चलें कि 2020 तक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चूँकि शुरुआती दिनों में इसका कोई इलाज नहीं था, हालांकि इसलिए संक्रमण को रोकने के एकमात्र तरीका लॉकडाउन लगाना था। वहीं बताते चलें कि जांच में पाया गया कि देश के प्रमुख संस्थानों के साथ साथ सरकार और प्रशासन के लोगों को भी लॉकडाउन के फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इस फैसले में प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में किससे सलाह ली और आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं और आपका मशवरा क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना के वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है। दुनिया में कई टीकों के उत्पाद में भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की अहम भूमिका रही। इस कंपनियों ने खुले तौर पर कहा था कि सरकार ने समय समय पर सीरम, भारत बायोटेक जैसी कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन के लिए जरूरी उपकरण आयात करने में मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर गर्व के साथ कहा था कि उन्होंने कोविड काल में भारत को दुनिया का औषधालय बनाया। वहीं आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई चीज़ों की शुरुआत की और पुरानी चीज़ों को बंद किया और कुछ पुरानी चीज़ों को नए रूप में सामने लाया। इसमें से 2 उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। 1950 में जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग बनाया जो देश में आर्थिक निर्णय लेने वाले सबसे बड़े सरकारी संस्थानों में से एक बन गया। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI ने ले ली। सेंट्रल विस्टा 2000 करोड़ रुपए की PM मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद, ये मैंने BBC ने लिखा है, परियोजना है। दिल्ली में वर्तमान संसद राजपथ और इस इलाके का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। मोदी सरकार इनके स्थान पर अब एक नया संसद भवन, एक नया सचिवालय और अन्य नई इमारतें बना रही है। हालांकि इस परियोजना पर कई पर्यावरण मानकों के साथ छेड़छाड़, नियमों में बदलाव, वास्तविक लागत से ज़्यादा खर्चा और कोविड काल में भी काम नहीं रोकने के आरोप लगाए हैं। विरोधियों ने बार बार सवाल किया कि ऐसे समय जब देश को अस्पताल और अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी, मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही थी। लेकिन सरकार का तर्क है कि एक नई संसद और एक नए भारत के प्रतीक तौर पर एक नए सेंट्रल विस्टा की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर मोदी के 8 साल के कार्यकाल में छोटे बड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ने सरकार को अपने फैसले को उलटने पर मजबूर कर दिया। सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा और बड़ी धूमधाम से पारित किया गया। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए 3 कृषि कानून बनाए। इसका आधुनिकीकरण की मांग करते रहे, लेकिन उत्तर भारत के किसानों, खासकर पंजाब के किसानों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया और किसान महीनों तक दिल्ली की अन्य राज्यों की सीमाओं पर बैठे रहे, यानी कि सालों तक बैठे रहे और इसमें 750 किसानों की मौत भी हुई थी। सरकार ने किसानों की कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियों को दूर करने का वादा किया। करीब
15 दौर की बातचीत हुई और लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। किसानों ने कानूनों और सरकार को उन्हें लागू रद्द करने पर जोर दिया और अंत में पंजाब और 4 अन्य राज्यों से पहले पीएम ने खुद घोषणा की कि वह इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। उन्होंने खुद व्यक्त किया कि हम इन कानूनों के लाभों के बारे में किसानों को समझाने में विफल रहे। वहाँ राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है कि यह कदम चुनावी समीकरण था। अब हम चलते हैं उज्ज्वला, जन धन, आयुष्मान भारत। आपने अब तक के 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाएं शुरू की और इसमें से सरकार ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसमें 3 साल में 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का वादा किया। महिलाओं को चूल्हे और जलावन की लकड़ी से धुएं से मुक्त किया। सरकार ने 2021 के बजट में अतिरिक्त 1 करोड़ गैस कनेक्शन की घोषणा करते हुए फ्री गैस स्टोव और फ्री फर्स्ट सिलेंडर रिफिल की घोषणा की। सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में देश के प्रत्येक नागरिकों को समायोजित करने के लिए जनधन की योजना शुरुआत की। सरकार की ओर से विभिन्न सब्सिडी के साथ अन्य लाभ 1 लाख रुपए का मुफ्त बीमा इस खाते के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किया गया। सरकार ने कहा कि उन खातों में 45 करोड़ से ज़्यादा खाता धारक और 1,67,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा। मोदी सरकार में आयुष्मान भारत नाम से एक योजना शुरू हुई और जो उन गरीबों लोगों की मदद के लिए बीमा का खर्च नहीं उठा सकते। सरकार ने कहा था कि योजना के कार्ड धारक विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न उपचारों का मुफ्त लाभ उठा सकेंगे। यह योजना कोविड काल में बहुत ही उपयोगी मानी जा रही थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और अन्य समस्याओं के कारण कई लोगों ने इसके तहत इलाज न मिलने की शिकायत की। ऐसा नहीं कि सरकार की योजनाओं की आलोचना नहीं की गई, लेकिन इन योजनाओं की गिनती मुख्य रूप से मोदी सरकार की सफल योजनाओं में होती है। राजनीतिक पर्यवेक्षक बताते हैं कि योजनाएं उनके नेतृत्व में मोदी और भाजपा के साथ साथ आबादी के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बीच समर्थन हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये थी जानकारी और इस जानकारी को आप आगे बढ़ाएं, दूसरों तक भेजें और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।